हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग आईटी की मैराथन्स की। और सबसे पहले जो हम मैराथन शुरू करने जा रहे हैं ये आपका आईटी का चैप्टर नंबर 1 का है। तो सबसे पहले आप सभी को दिल से स्वागत करते हैं वीटीएस क्लासेस में। और जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। ये जो आईटी का मैराथन हम लेने जा रहे हैं ये फिलहाल जो आपका अपकमिंग एग्जाम्स जो है 14th को है, बट हो सकता है किसी कारणवश ये चेंज हो जाए। अभी तक ये श्योरिटी नहीं है, सीयू ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है जिससे हमें ये लगे जो एग्जाम्स क्या होने वाला, चेंज होने वाला है। बट ये अंदाजा लगाया जा रहा है। एग्जाम चेंज हो या नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको अपना प्रिपरेशन जारी रखना है। उसके पीछे सबसे बड़ी रीजन ये है, अगर एग्जाम नहीं भी होता है 14th को तो आप ये समझ लो जो उसके 1 या 2 दिन के बाद होगा। ऐसा भी नहीं है जो 1 सप्ताह या 2 सप्ताह या 3 सप्ताह के बाद एग्जाम्स होगा। तो जो आपका अपकमिंग एग्जाम्स है, आईटी हो गया, एचआर और एमएम हो गया और कॉस्ट हो गया, इसकी प्रिपरेशंस आपको तगड़ी तरीके से करने पड़ेंगे। तो पहले चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी का दिल से स्वागत है वीटीएस क्लासेस में। इसमें पैटर्न क्या है ये पहले आप समझ लो। आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो 2 मार्क्स के आएंगे, 5 मार्क्स के आएंगे और 10 मार्क्स के आएंगे। 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस रहेंगे, 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस करने हैं और 10 मार्क्स का 1 क्वेश्चंस करना है। इस तरीके से आपका पैटर्न रहने वाला है। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर्स, जो हमारा फंडामेंटल डिस्कशन है कंप्यूटर के बारे में, यानी कि कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन टू आईटी के बारे में है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर्स। सर कंप्यूटर्स क्या है? तो बोल रहा है कंप्यूटर हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटर व्हिच मींस टू कैलकुलेट, टू काउंट, टू थिंक और टू सम अप। A computer can be defined as an electronic devices that accept data or information from the users, stores in the memory units of the computer until the information is needed, process the informations according to the instructions provided by the users and finally returns the result to the users। सिंपल शब्दों में समझाता हूं। कंप्यूटर वर्ड लैटिन वर्ड कंप्यूटर से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना, जिसका मतलब होता है सोचना या समअप करना। समअप मतलब एग्रीगेट करना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जो यूजर से डेटा या इंफॉर्मेशन लेती है, मेमोरी में स्टोर करती है और फिर इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उस डेटा को प्रोसेस करता है और फाइनल रिजल्ट यूजर को वापस देता है। इसे हम कंप्यूटर्स बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं है? मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, कंप्यूटर वर्ड लैटिन वर्ड कंप्यूटर से लिया गया है। इसका मतलब होता है कैलकुलेट करना, सोचना या समअप करना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जो यूजर से डेटा या इंफॉर्मेशन लेता है, मेमोरी में स्टोर करता है और फिर इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उस डेटा को प्रोसेस करता है और फाइनल रिजल्ट यूजर्स को वापस देता है। इसे हम कंप्यूटर्स बोलते हैं। क्लियर है पूरा का पूरा? ये बच्चों क्लियर है कि नहीं है? होप सो ये क्लियर है क्या? यहां तक आपको समझ में आ चुका है ना? ओके, नेक्स्ट चल रहे हैं। नंबर 2 आपका है व्हाट डू यू मीन बाय मदरबोर्ड्स। सर मदरबोर्ड्स क्या है? मदरबोर्ड्स एक सर्किट बोर्ड होता है। मदरबोर्ड्स एक सर्किट बोर्ड होता है जो फाइबर ग्लास और कॉपर से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? फाइबर ग्लास और कॉपर से बना हुआ होता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी डिस्प्यूट होती है और सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरे हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को कनेक्ट करता है ताकि कंप्यूटर सही तरीके से काम कर सके। इसे बच्चों हम मदरबोर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड्स बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय सीपीयू। सर सीपीयू क्या है ये मेरे को बता दो। सर सीपीयू कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस का फ्लो और एग्जीक्यूशंस होता है। सीपीयू को प्रोसेसर चिप भी हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रोसेसर चिप। कि अगर आपकी कंप्यूटर की जितनी अच्छी प्रोसेसर होगा ना, आप उतना अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाओगे, है ना। जिसके आज के टाइम पे हार्डकोर प्रोसेसर चलता है गेमिंग लैपटॉप के लिए,
इसलिए गेमिंग लैपटॉप लैग नहीं करता है। क्लियर है ना? इसलिए काफी अच्छी और स्ट्रॉन्ग डिवाइसेस होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? ओके, यहां तक क्लियर है? ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। सीपीयू को प्रोसेसर चिप भी बोला जाता है और ये पूरा कंप्यूटर सिस्टम्स का हार्ट होता है, यानी कि दिल बोल सकते हो। जिस तरह के एक इंसान का लीवर और जो हार्ट होता है, अगर वो हार्ट का काम करना क्या कर दे, बंद कर दे, तो उस इंसान की मृत्यु हो सकती है। लीवर या हार्ट होता है, इसमें काफी सारे कोर्स, कैच और मेमोरी यूनिट्स होते हैं जो डेटा को प्रोसेस करते हैं और इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। ओके ठीक है, अब क्लियर है? ओके। तो सीपीयू कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस का फ्लो और एग्जीक्यूशंस होता है। सीपीयू को प्रोसेसर चिप भी बोला जाता है और ये पूरा कंप्यूटर सिस्टम्स का हार्ट होता है। इसमें काफी सारे कोर्स, कैच और मेमोरी यूनिट्स होते हैं जो डेटा को प्रोसेस करता है और इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, इसे हम सीपीयू बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल यूनिट्स? व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल यूनिट्स? मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल यूनिट्स? सर कंट्रोल यूनिट्स क्या होता है समझिएगा। कंट्रोल यूनिट्स सीपीयू के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। किसके ऑपरेशन को कंट्रोल करता है? सीपीयू के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। जब कोई प्रोग्राम चलता है तो कंट्रोल यूनिट सीपीयू के जो ऑपरेशन है ना उसको सही डायरेक्शंस में परफॉर्म करवाता है और आउटपुट डिवाइसेस तक पहुंचाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो कंट्रोल यूनिट्स है ना वो सीपीयू के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। जब कोई प्रोग्राम चलता है, कंट्रोल यूनिट सीपीयू के ऑपरेशंस को सही डायरेक्शंस में परफॉर्म करवाता है और आउटपुट डिवाइसेस तक पहुंचाता है। क्या करता है? आउटपुट डिवाइसेस तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है, व्हाट डू मीन बाय जीपीयू? जीपीयू का मतलब होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स। एक स्पेशल सर्किट होता है जो ग्राफिक्स और इमेज प्रोसेसिंग को स्पीड अप करता है। क्या करता है? ग्राफिक्स और इमेज प्रोसेसिंग को स्पीड अप करता है। ये डेस्कटॉप, लैपटॉप और दूसरे डिवाइसेस में ग्राफिक्स दिखाने के लिए जरूरी होता है और ये ज्यादातर वीडियो एडिटिंग बच्चों, गेमिंग हो गया और क्रिप्टो करेंसी के ग्राफिक्स का काम करता है, इसलिए हम इसको जीपीयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीपीयू बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका जीपीयू के बाद है डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम और रोम की डिफरेंस बिटवीन की हम बात कर रहे हैं। रैम और रोम की डिफरेंस बिटवीन की हम बात कर रहे हैं। सर रैम क्या होता है ये समझ लीजिए। इसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी है और रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी है। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। रैम टेम्पोररी मेमोरी होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, रैम क्या होता है? टेम्पोररी मेमोरी होता है जो पावर सप्लाई के साथ काम करती है। रैम क्या होता है? टेम्पोररी मेमोरी होता है जो पावर सप्लाई के साथ काम करती है। और रोम जो होता है ना वो परमानेंट मेमोरी होता है जो डेटा को पावर ऑफ होने के बाद भी होल्ड करता है। डेटा को पावर ऑफ होने के बाद भी होल्ड करता है। उसके बाद रैम जो होता है ना वो प्रोसेसर को इमीडिएट इंस्ट्रक्शन देता है। प्रोसेसर को इमीडिएट इंस्ट्रक्शन देने का काम रैम करता है। बट जो रोम होता है ना वो कंप्यूटर की बूटिंग इंस्ट्रक्शन देता है। क्लियर है कि नहीं है? मैं रिपीट कर देता हूं, जो रैम होता है वो टेम्पोररी मेमोरी होता है और रोम जो होता है वो परमानेंट मेमोरी होता है। जो रैम होता है वो प्रोसेसर को इमीडिएट इंस्ट्रक्शन देता है और जो रोम होता है वो कंप्यूटर को बूटिंग इंस्ट्रक्शन देता है। ये दो काम करता है। नेक्स्ट है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो स्मार्टफोन, टैबलेट जैसे डिवाइसेस को चलाता है और उनकी जो एप्लीकेशन है ना उसको रन करवाने का काम करता है। जैसे हम लोग जो फोन यूज कर रहे हैं उसमें जो सिस्टम लगा है उसे हम बोलते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, या टैब वगैरह में जो आप सिस्टम्स यूज करते हो उसे हम बोलते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो स्मार्टफोन, टैबलेट जैसे डिवाइसेस को चलाता है और उनके एप्लीकेशंस को रन करवाता है।
इसे हम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स बोलते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड ओपन सोर्सेस सॉफ्टवेयर। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड ओपन सिस्टम सोर्सेस सॉफ्टवेयर। ये सर क्या होता है? फ्री एंड ओपन सोर्सेस सॉफ्टवेयर का जो मतलब है ना, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है अनुराग जो फ्री में होता है। क्या होता है? फ्री में आपको मिलता है, जिसका सोर्सेस कोड सबको अवेलेबल होता है कि नहीं है? इसका कंसेप्ट क्या है ना, रिचार्ड स्टॉलमैन ने दिया था। किसने दिया था? रिचार्ड। जैसे आप ना आजकल फ्री में क्या होता है, मूवी डाउनलोड कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो? बहुत सारा जो फेक सॉफ्टवेयर या ऐसे सॉफ्टवेयर या क्रैक वर्जन क्या कर लेते हो, डाउनलोड कर लेते हो। तो प्रोग्राम इस सॉफ्टवेयर को फ्रीली एडिट कर सकता है, यूज कर सकता है और इंप्रूव कर सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जो यूजर्स है ना, उसका यूज मॉडिफाई और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस का। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, यानी कि आप को इस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेगा। आप फ्रीली क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो और यूज कर सकते हो। इसे हम ओपन सोर्सेस सॉफ्टवेयर बोलते हैं। आजकल फ्री सॉफ्टवेयर, लेकिन हाँ इसमें एक प्रॉब्लम होता है अमन, वो होता है मालवेयर का। यानी कि कभी भी आपका ये जो सिस्टम्स है ना, वो क्या हो सकता है, हैकिंग का या तो क्रैश का शिकार हो सकता है। यानी कि इसके जरिए बग घुस सकता है और ये कोई भी हैकर से कर सकता है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हैक कर सकता है। जैसे कुछ कल मैंने सुना गोयनका कॉलेज का जो ये है वेबसाइट हैक हो गया। अब वेबसाइट हैक हो गया तो अब इतना, वो जो बच्चे जिसने वेबसाइट हैक किया उतना गंदा गंदा गाली दिया है प्रिंसिपल्स को, इतने स्लैंग लैंग्वेज यूज किया, कुछ कहने लायक नहीं। पूरी कॉलेज की टीचर्स को उसने इसमें शामिल कर दिया। टीचर डे में वो अच्छा टीचर डे का गिफ्ट दे दिया कॉलेज को। तो अब क्या है ना, ऐसा तो दिया है ना, तो इसमें सबसे बड़ा दिक्कत उस बच्चे का नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो कोई भी हो सकता है। वो हो सकता है कोई इथिकल हैकर्स हो, या वो कोई स्टूडेंट्स ना हो, कोई थर्ड पार्टी के जरिए वो करवाया हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हम जो सिस्टम्स बनाए हैं वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर इतनी बड़ी कॉलेज जो कितने साल से ऑपरेट हो रहा है, तो उसके पास में इतनी फंड होनी चाहिए जो बेहतर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कर सके, ऑपरेट कर सके, जिसको हैक करना इतना आसान ना हो। क्योंकि आज अगर इस कॉलेज का किया, कल किसी और कॉलेज में करेगा, कल को डेटा कलेक्ट कर लेगा, कल को पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन अगर उस स्टूडेंट के पास में चला, कल को सीयू की ही इंफॉर्मेशन उस तक चला जाए तो क्या होगा बताओ? सीयू का ही इंफॉर्मेशन अगर पूरा चला जाए तो बहुत मुश्किल हो सकता है। डेटा अगर उस तक पहुंच जाए तो कहीं ना कहीं जो ओपन सोर्सेस सॉफ्टवेयर होता है वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी होता है। डिस्कस द फीचर्स ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये अब देखो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या फीचर्स है। पहला है अच्छा और ये यूजफुल ऐप स्टोर्स होना चाहिए। समझ रहे हो ना, जैसे हम जो मोबाइल सिस्टम्स के जरिए जो ऐप यूज करते हैं वो बहुत अच्छा होना चाहिए, यूजफुल होनी चाहिए। दूसरा, जो ओएस है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हो, इजी टू यूज होना चाहिए, आप उसको आसानी से यूज कर सको। तीसरा, जो बैटरी है ना वो लाइफ लॉन्गर होनी चाहिए। चौथा, डेटा और नेटवर्क जो है ना यूसेज, उसकी एफिशिएंसी मैनेज करना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो अच्छा और यूजफुल ऐप स्टोर्स होनी चाहिए, ओएस इजी टू यूज होना चाहिए, बैटरी लाइफ लॉन्गर होना चाहिए, डेटा और नेटवर्क यूसेज को एफिशिएंटली मैनेज करना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट डू मीन बाय सेकेंडरी मेमोरी? सर सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी या इसको आप ऑक्सिलरी स्टोरेज भी बोल सकते हो। इसका मतलब होता है वह मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी के लिमिटेड होने पर ज्यादा डेटा स्टोर करने के लिए यूजफुल होता है। आजकल आप लोग का इंटरनल मेमोरी होता है और आपको बोलता है ये एक्सटेंडेबल भी है, यानी आप क्या कर सकते हो, इसको बढ़ा सकते हो। इसमें हार्ड डिस्क बच्चे होते हैं जो डेटा को स्टोर करती है और जब जरूरत होती है ना तब डेटा को एक्सेस किया जाता है। यानी कि आप बोल सकते हो इसमें डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। जब प्राइमरी मेमोरी में जब जगह कम होगा ना तो डेटा कहां पर स्टोर करके रखा जा सकता है, सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को स्टोर करके रखा जा सकता है। इसे हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? प्राइमरी मेमोरी का जब डेटा फुल हो जाता है तो हम डेटा को कहां पर स्टोर करके रखते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी जो होता है ना वो एक्सटेंडेबल होता है। बहुत सारे फोन्स में और इसमें क्या बोलते हैं टैब्स वगैरह में सेकेंडरी मेमोरी रहता है।
सॉलिड स्टेट डिवाइसेस क्या होता है? ये बोल रहा है एग्जांपल के साथ में देने के लिए। सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, मैं रिपीट कर रहा हूं, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। हाँ जी, आप बोल सकते हो सेमीकंडक्टर का नाम आपने सुना है ना? हर फोन में, हर चीज में सेमीकंडक्टर है, और आजकल गवर्नमेंट इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है। सेमीकंडक्टर के बिना मोबाइल फोन या तो लैपटॉप या तो टैब चलाना पॉसिबल नहीं है। यहां तक कि जो हेवी मशीन है वो भी चल नहीं सकता है। यहां तक कि आप बोल सकते हो जो कार है ना, वो उसकी भी जो इलेक्ट्रॉनिक कार या बाकी जो कार है ना, वो भी क्या नहीं हो सकता, रन नहीं हो सकता है। सेमीकंडक्टर क्रिस्टल पर बेस्ड होता है। ये एसएसडी आपने नाम सुना है ना? अरे सॉलिड स्टेट डिवाइस बहुत बड़ा वर्ड है एसएसडी। एसएसडी का नाम सुनिए बच्चों, अनुराग एसएसडी का नाम सुने हो ना? अरे एसएसडी एसएसडी में मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं, जो फास्टर और रिलायबल बनाता है। क्या होता है बच्चों? ये फास्टर, और इससे आपका जो कंप्यूटर है वो काफी फास्ट हो जाता है, रिलायबल हो जाता है। इसमें डेटा को फास्टर एक्सेस कर सकते हो आप, और ये मैग्नेटिक डिस्क को कंपैरिजन में ज्यादा एफिशिएंट होता है। जैसे लैपटॉप में जो फास्ट स्टोरेज होता है ना, वो एसएसडी होता है, याद रखना। लैपटॉप में जो फास्ट स्टोरेज होता है वो क्या होता है? एसएसडी। इसीलिए बोलता है कि आपकी कंपनी, आपकी जो एसएसडी है ना, वो बेहतर होनी चाहिए। इससे आपका जो स्टोरेज होगा वो काफी फास्टर हो जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी कंप्यूटर के लिए कि रैम के साथ साथ एसएसडी का होना बच्चों बहुत, दो तीन चीज बहुत जरूरी है। एक प्रोसेसर्स, जितना अच्छा प्रोसेसर होगा आपकी कंप्यूटर उतनी अच्छी परफॉर्म करेगा। दूसरा रैम, जितना कम रैम होगा लैग उतना ज्यादा होगा, खराब उतना ज्यादा होगा। तीसरा आपका आता है एसएसडी। ये तीन बेहतर ऐसे पार्ट्स हैं जो आपके कंप्यूटर के लिए बहुत ज्यादा एफिशिएंट होनी चाहिए। क्लियर के लिए है? क्योंकि ये आपका फास्टेस्ट एंड मूवर्स बनाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा है मीडियम आंसर टाइप्स क्वेश्चंस में सीपीयू और जीपीयू का डिफरेंसेस। सीपीयू और जीपीयू का डिफरेंसेस, सबसे पहला पॉइंट, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। और जीपीयू का होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स। अच्छा, सीपीयू में मेमोरी के जो रिक्वायर्ड है, सीपीयू ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अमन सुनना, सीपीयू ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है, और जीपीयू जो होता है ना वो कम मेमोरी एक्सेस करता है, कम मेमोरी कंज्यूम करता है। याद रहेगा ना? दो पॉइंट। थर्ड पॉइंट, सीपीयू में पावरफुल कोर्स होते हैं। सीपीयू में जब कोर होता है ना, वो क्या होता है? काफी पावरफुल होता है। जबकि जीपीयू में वीकर कोर होते हैं, यानी कोर जो होता है काफी वीकर्स होते हैं। सीपीयू का स्पीड जीपीयू के कंपैरिजन में कम होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सीपीयू का स्पीड जीपीयू के कंपैरिजन में क्या होता है? काफी कम। और जीपीयू प्रोसेसिंग स्पीड सीपीयू से काफी ज्यादा होता है। उसके ओके, सीपीयू पैरेलल इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग के लिए सूटेबल नहीं होता है, जबकि जीपीयू जो है ना वो पैरेलल इंस्ट्रक्शन प्रोसेस के लिए सूटेबल होता है। सर याद रहेगा क्या? ये पहला था जो 5 मार्क्स में आ सकता है। यहां तक क्लियर है क्या? ओके, नेक्स्ट चल रहे हैं। सीपीयू और जीपीयू के बाद बात करते हैं, डिस्कस अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। सर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स के 3 मेन पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो अनुष्का है ये है एएलयू, जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स। दूसरा है कंट्रोल यूनिट्स, और तीसरा है रजिस्टर्स। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स क्या होता है ये समझ लेना। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स का काम होता है सारी कैलकुलेशंस करना। क्या करना? ये जो एमएस ऑफिस वगैरह यूज करते हो, सारी कैलकुलेशंस करना। जैसे ये एडिशन करता है, ऐड करने का काम करता है, सब्सट्रैक्शन का काम करता है, मल्टीप्लिकेशंस का काम करता है, डिवीजन का काम करता है, और लॉजिकल ऑपरेशन का काम करता है। मैं सिंपल वर्ड में समझा रहा हूं इसका। जब किसी डेटा को मेमोरी से लिया जाता है तो एएलयू जो है ना उसको प्रोसेस करता है। क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है, और ये प्रोसेसिंग मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में होता है। किसमें होता है?
सेकेंड में, यानी MIPS में होता है। सर समझ रहे हो, मिलियन ऑफ प्रोसेसर किसमें करता है कन्वर्ट? सेकेंड में कन्वर्ट करता है। और ALU का डेटा और इंस्ट्रक्शन इसलिए चाहिए होता ताकि फाइनल रिजल्ट क्या हो सके, मिल सके। यानी जो मिलियन ऑफ जो नंबर ऑफ डेटा क्या कर रहे हो, डाल रहे हो, उसको सेकेंड में क्या कर सकता है, आप तक पहुंचा सकता है। और ये ALU के जरिए ही होता है। होप से समझ में आ रहा ना। दूसरा जो आपका है, ये है आपका कंट्रोल यूनिट्स। क्या है बच्चों? कंट्रोल यूनिट्स। सर कंट्रोल यूनिट्स क्या होता है, ये मेरे को बता दो। कंट्रोल यूनिट्स सीपीयू के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कंट्रोल यूनिट सीपीयू के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है ना, कंट्रोल यूनिट सीपीयू के वेरियस पार्ट्स को इंस्ट्रक्शन देता है। किसको इंस्ट्रक्शन देता है बच्चों? मैं रिपीट कर रहा हूं, कंट्रोल यूनिट का जो ऑपरेशन है ना, आप याद रखें, वो सीपीयू को ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है, कंट्रोल यूनिट्स के वेरियस पार्ट, सीपीयू के वेरियस पार्ट को ये इंस्ट्रक्शन देता है। किसको इंस्ट्रक्शन देता है? सीपीयू के वेरियस पार्ट को ये इंस्ट्रक्शन देता है कैसे काम करना है, और डेटा को इनपुट से आउटपुट तक कैसे लेकर के जाना है, या मेमोरी हो गया, या आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है और सीपीयू के बीच कैसे कनेक्शन बनाना है, इसका काम कैसे होता है, इसके इंस्ट्रक्शंस को कैसे डिकोड करना है, इसकी तरीका आपको कहां से मिलेगा? कंट्रोल यूनिट से मिलेगा। यानी जो एग्जीक्यूशन करने का जो काम है वो कौन करता है? हमारा कंट्रोल यूनिट्स करता है। क्लियर है कि नहीं है? जैसे चलो आपको पता चल गया जो एग्जामिनेशन हॉल हमें जाना है और एग्जाम देना है, लेकिन जब आप एंट्री करते हो तो उसके बाहर लिखा रहता है तो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। थर्ड आता है आपका रजिस्टर्स। सर रजिस्टर्स क्या है? सीपीयू में कई रजिस्टर्स होते हैं बच्चों, जो टेम्पोररी डेटा को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है? टेम्पोररी डेटा को स्टोर करता है। जब प्रोग्राम चल रहा होता है ना, तो उसके डेटा को इसके द्वारा स्टोर किया जाता है। हर प्रोसेसर में रजिस्टर्स का नंबर अलग होता है और ये सीपीयू के वर्किंग मेमोरी जैसा काम करता है, और सीपीयू के स्पीड को बढ़ाने में क्या करता है? मदद करता है। क्लियर बच्चों यहां तक? तो ये आपका पूरा क्लियर है। नेक्स्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय रोम? डिस्कस देयर टाइप्स। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। यह एक परमानेंट मेमोरी होता है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है? कंप्यूटर के स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। इसमें डेटा को स्टोर नहीं किया जा सकता है। इसमें किसको स्टोर नहीं कर सकता है? डेटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं। और जो इंस्ट्रक्शन होते हैं ना, वो मैन्युफैक्चरर सेट करते हैं। कौन सेट करेगा बच्चों? जो कंप्यूटर बना रहा है वो सेट करेगा। हम और आप सेट नहीं करेंगे, जिसने मैन्युफैक्चरिंग किया है वो सेट करता है। और यूजर्स इसे चेंज नहीं कर सकता। यानी कि एक बार अगर अमन ये सेट हो गया आपके लैपटॉप में, आपके डिवाइसेस में, तो क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा। जब कंप्यूटर ऑन होता है ना, तो रोम जो है ना इंस्ट्रक्शंस को लोड करता है ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर सके। यानी ऑलरेडी ये अनुष्का मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा सेट कर दिया जाता है। रोम के पहला टाइप क्या है? प्रोम। क्या है? प्रोम। सर प्रोम क्या होता है याद रखना। प्रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सर ये क्या होता है? ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है जिसमें यूजर्स अपने प्रोग्राम्स को लिख सकता है। क्या कर सकता है? लिख सकता है, लेकिन एक बार लिखने के बाद उसे चेंज नहीं कर सकता। एक बार आपने लिख दिया ना, फिर क्या नहीं कर पाओगे? आप चेंज नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? आपकी एग्जामिनेशन पेपर जैसा है। एक बार जब लिख करके क्या कर दोगे, आप सबमिट कर दोगे, वापस पेपर नहीं मांग सकते हो। आपका वो मार्क्स वहां पर जैसे होता है ना, गोला लगाते हैं ना फाउंडेशन के पेपर में, एक बार अगर आपने गोला लगा दिया तब चेंज करना पॉसिबल नहीं होगा। तो आप सोच समझ के गोला लगाओगे जब कौन सा गोला सही होगा। नेक्स्ट आता है ई प्रोम। सर ई प्रोम क्या होता है? ई प्रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी को अल्ट्रावायलेट लाइट को यूज करके इरेज किया जा सकता है। किसको यूज करके? अल्ट्रावायलेट लाइट को यूज करके इरेज किया जा सकता है, ताकि नया प्रोग्राम को हम लिख सके। किसको लिख सके बच्चों? नए प्रोग्राम को लिख सके। सर यहां तक क्लियर है आपको? नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करना होता है।
कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करना होता है। यह एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, किसके लिए? अपने यूजर्स के लिए, और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। सर नहीं समझ में आया। आपने सुना बाइनरी कोड का नाम सुने हो ना? इंटरनल दे रहे हो तो बाइनरी कोड वगैरह भी आता होगा। तो बाइनरी कोड कहाँ है? 0 से लेकर के 1 तक है। तो इसको इंटरप्रेट करता है और इसे ऐसे लैंग्वेज में बदल देता है जो यूजर्स क्या कर सके, समझ सके। कोडिंग कभी करोगे ना लाइफ में तो आपको समझ में आ जाएगा बाइनरी कोड क्या होता है। एग्जाम्पल मैं बताऊं, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो और लिनक्स हो गया, फॉर्मवेयर हो गया, बायस हो गया, प्रोग्राम लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गया। ये सब बाइनरी कोड के कोडिंग जानते हो ना? कोडिंग बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज है, वो कोडर ही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता है, हैकर समझ सकता है। नेक्स्ट आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या आता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग के लिए होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो स्पेसिफिक प्रोग्राम को रन करता है। किसको रन करता है? स्पेसिफिक प्रोग्राम को रन करता है। इसमें यूजर्स अपने स्पेसिफिक टास्क को पूरा कर सकता है, जैसे डेटा प्रोसेस करना, प्रोडक्शन शेड्यूल बनाना या एनालिसिस करना। जैसे अगर हम बोले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अब से यूज किए हो कि नहीं किए हो? तुमको यूज करने आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? तो फिर क्यों बोल रहा है यूज किए हो? ओके। एडोब फोटोशॉप बहुत सारे लोग यूज करते हैं, है कि नहीं? हमारा पिक्चर ही बदल जाता है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज किए हो अनुराग? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज किए हो क्या? उसमें स्प्रेड शीट बनाए हो क्या? स्प्रेड शीट वगैरह होता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो ये सब किसका पार्ट है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है। नेक्स्ट है डिफरेंस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सर ये क्या होता है? पहला है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये आएगा एग्जाम्स में, याद रखना। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो ओएस में जॉब एक आप ये बोल सकते हो, ये इसमें ज्यादातर कंपनी जो है ना, ये इसको पेरोल के लिए यूज करता है। किसके लिए यूज करता है? पेरोल समझते हो ना, अपनी सैलरी स्लिप को मेंटेन करने के लिए, जो ऑटोमेटेड होता है। किसका काम करता है ये जो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये ऑटोमेटेड काम करता है। यानी ऑटोमेटेड क्या होता है? ऑटोमेटेड होता है, सैलरी स्लिप वगैरह के लिए, पेरोल वगैरह के लिए यूज किया जाता है। दूसरा है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है? इसमें एक से ज्यादा प्रोसेसर्स का यूज होता है जो मल्टी प्रोसेस को एक साथ रन कर सकता है। ये पैरेलल प्रोसेसिंग में भी काम करता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इसमें एक यूजर एक साथ मल्टीपल टास्क कर सकता है। जैसे आपको वर्ड प्रोसेसर हो गया, म्यूजिक प्लेयर क्या होता है? एक साथ में चलाया जा सकता है। म्यूजिक प्लेयर क्या होता है? एक साथ में कई सारे काम कर सकते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ओएस फास्ट इनपुट को प्रोसेस करता है, और रियल टाइम सिस्टम जैसे फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, फ्लाइट को कंट्रोल करने के लिए हो सकता है, आप बोल सकते हो यूज होता है, जिसमें जल्दी रिस्पॉन्स देना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो पता चलेगा फ्लाइट कहाँ क्रैश हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। एक जब फ्लाइट जो होता है ना ऊपर में, जब पायलट फंस जाता है ना, तो पहले क्या होता है? वो अपने यूनिट से संपर्क साधने की कोशिश करता है, नहीं तो कहाँ गायब होता है पता भी नहीं चलता है। और इसके बाद जो बच्चों आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद, यह मल्टी यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मल्टी यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इसमें ओएस में एक ही नेटवर्क पर एक से ज्यादा यूजर्स सेम डेटा या एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक ही नेटवर्क पर एक से ज्यादा यूजर्स सेम डेटा या एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट है सिंगल यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ओएस एक टाइम में सिर्फ एक यूजर्स के लिए होता है, जिसमें वो कंप्यूटर इफेक्टिव यूज कर सके। बच्चों क्लियर है क्या? ओके। चैप्टर नंबर 1 का जो हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। डिस्कस दी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स। एडवांटेज कुछ अनुराग बताओ कंप्यूटर्स का। अच्छा, पहला एडवांटेज तो क्या होता है? कंप्यूटर हाई स्पीड होता है। दूसरा है लार्ज डेटा स्टोरेज होता है और रिट्राइवल कैपेसिटी होता है। तीसरा एक्यूरेसी मेंटेन करता है। चौथा यूजर्स प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, यूजर्स की जो प्रोडक्टिविटी है उसको क्या कर देता है? ये बढ़ा देता है। ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करके वेस्ट को कम करता है। उसके बाद छठा इंटरनेट और नेटवर्क के थ्रू यूजर्स को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट डेटा को अच्छे से समझने में मदद करता है। डिसएडवांटेज भी है,
कंप्यूटर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज प्राइवेसी इशू। क्या बच्चों? प्राइवेसी इशू है। दूसरा है हेल्थ इशू, जैसे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम्स। अब बताऊंगा ना इसके बारे में, आगे दिक्कत हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर। हेल्थ इशू होता है अगर आप लगातार क्या करो, कंप्यूटर्स को यूज करो तो। और भी है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, डिफेक्ट्स है जो ओपन चर्चा नहीं हो सकता है। वायरस अटैक्स, डेटा लॉस, अगर बैकअप नहीं लिया तो आप समझ लो जो नुकसान होना, ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें आता है। क्लियर है ना? नेक्स्ट है आपका बच्चों, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब से क्लियर हो रहा है क्या? आओ नहीं, ठीक है। अमन क्लियर हो रहा है क्या? अच्छा, नंदिनी क्लियर हो रहा है क्या? ओके। डिस्कस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, डिफरेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अनुराग बताओ, 3 पार्ट का नाम बता दो। 3। अच्छा, 3 पार्ट। सीपीयू पहले बता, दूसरा बताओ मदरबोर्ड्स, तीसरा ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स, चौथा मेमोरी यूनिट्स, पांचवा सॉलिड स्टेट ड्राइवर्स। सॉलिड स्टेट मदरबोर्ड क्या होता है? एक सर्किट बोर्ड होता है जो कंप्यूटर के अंदर हर पार्ट को कनेक्ट करता है। ये सीपीयू, रैम और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस शामिल होता है। मदरबोर्ड पे सारी हार्डवेयर कंपोनेंट को जोड़ने का काम होता है। मदरबोर्ड खराब मतलब आपका लंबा क्या लगने वाला, झटका लगने वाला है। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। सीपीयू को प्रोसेसर चिप भी कहा जाता है और ये कंप्यूटर सिस्टम्स का हार्ट होता है। क्या होता है? दिल होता है। इसका काम होता है इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से लाके एग्जीक्यूट करना। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स क्या होता है? हम समझते हैं तुम्हारा दिल टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। जीपीयू एक स्पेशल प्रोसेसर होता है जो ग्राफिक्स और इमेज प्रोसेसिंग करता है। इसका काम ज्यादातर वीडियो एडिटिंग, गेमिंग और 3D ग्राफिक्स को प्रोसेस करना होता है। जीपीयू पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड होता है, उसे यूज करता है जिसमें मल्टीपल प्रोसेसर एक साथ काम करता है। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट आता है मेमोरी यूनिट्स। मेमोरी यूनिट्स कंप्यूटर में डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है और इनपुट को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट जनरेट करने के लिए रिजल्ट जो आप निकालते हो ना, मेमोरी यूनिट्स के जरिए ही उसको स्टोर करते हैं और रिजल्ट निकालते हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइवर में एसएसडी की बात कर चुका हूं। एसएसडी क्या करता है? फास्ट स्टोरेज का काम करता है। नेक्स्ट सर, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी मेमोरी? बता चुका हूं। सेकेंडरी मेमोरी बता चुका हूं। पता है क्या प्राइमरी मेमोरी क्या है? पता है ना प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? अमन बताओ, अमन प्राइमरी मेमोरी क्या होगा? ओके देखो बच्चों, जैसे आपने बोला ना रोम रैम, तो प्राइमरी मेमोरी क्या है? एक सेमी कंडक्टर मेमोरी होता है जो डायरेक्टली सीपीयू के साथ कनेक्ट होता है। आप बोल सकते इसका काम इंस्ट्रक्शंस करना और डेटा को स्टोर करना होता है। जब कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस करता है ना, तो प्राइमरी मेमोरी फास्ट हो जाता है और सेकेंडरी मेमोरी को कंपैरिजन में ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। लिसन, जैसे रैम हो गया रोम। जैसे रैम क्या होता है? परमानेंट मेमोरी होता है जो स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, और रैम क्या होता है? टेम्पोररी मेमोरी होता है जो पावर ऑफ होने पर भी डेटा लॉस कर देता है। आप समझ के चल रहे हो ना? रैम और रोम आपको दोनों पता है नहीं? दोनों किसका पार्ट है बच्चों? प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। किसका पार्ट है? सेकेंडरी मेमोरी बताओ ना। सेकेंडरी मेमोरी बहुत आसान है बच्चों, कोई भी बता सकता है। हार्ड डिस्क, एसएसडी और ऑप्टिकल डिवाइस, ये सब क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। ये सब क्या है बच्चों? सेकेंडरी मेमोरी है। अच्छा, सेकेंडरी मेमोरी। अच्छा, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एडवांटेज बताओ। अच्छा, एडवांटेज क्या है? ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर को फ्री में यूज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो और डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कम्युनिटी सपोर्ट होता है, यानी एक लार्ज कम्युनिटी डेवलपर होते हैं जो डेवलपमेंट और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे फेसबुक वगैरह हो गया, इंस्टाग्राम वगैरह हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी, ये सॉफ्टवेयर वाइड रेंज ऑफ प्लेटफॉर्म और डिवाइसेस पर यूज होता है। कस्टमाइजेशन कर सकते हैं क्या? क्योंकि सोर्सेस कोड अवेलेबल होता है तो उसको अपनी जरूरत के हिसाब से आप कस्टमाइज
कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी क्या, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ट्रांसपेरेंट होता है, जिसको आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है। लर्निंग अपॉर्चुनिटी है क्या, नए प्रोग्रामर के लिए लर्निंग का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब क्या है ना, डिसएडवांटेज भी है, कंपेटिबिलिटी। कभी कभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ कंपेटेबल नहीं होता है। दूसरा बात, डॉक्यूमेंटेशन। कमर्शियल सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में डॉक्यूमेंटेशन और यूजर गाइडेंस जो होता है ना, वो बहुत कम होता है, क्योंकि आपको हर चीज फ्री में मिल रहा है। तो सिक्योरिटी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कोड की अवेलेबिलिटी की वजह से मॉलिशियस एक्टर्स, यानी कि आप बोल सकते हो आपको एक्सप्लॉइट भी हो सकता है, आपकी डेटा लीक हो सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा पर डेटा क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटी, नॉन टेक्निकल यूजर्स के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है ना, उसको यूज करना थोड़ा मुश्किल होता है। लैक ऑफ प्रोफेशनल सपोर्ट, फ्री में जो भी चीज मिलता है ना, उसमें प्रोफेशनल सपोर्ट उतना नहीं होता है, उतना आपको मदद नहीं मिलता है। बच्चों क्लियर है क्या? नेक्स्ट है आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट डिवाइसेस क्या है, कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, वेबकैम है और स्कैनर है। कीबोर्ड क्या है, जो भी बटन आप लेटर, नंबर और कमांड और पावर बटन जो आपके पास में है ना, उसको इंक्लूड करता है। माउस क्या है, कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए माउस का यूज होता है। माइक्रोफोन क्या है, ऑडियो इनपुट के लिए यूज होता है। वेबकैम क्या है, वीडियो इनपुट के लिए यूज होता है। स्कैनर क्या है, डेटा को स्कैन करता है। आउटपुट डिवाइसेस में क्या आता है, मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है, विजुअल आउटपुट के लिए यूज होता है। प्रिंटर क्या होता है, हार्ड कॉपी जो भी आपका है ना, उसको आउटपुट के लिए यूज होता है। और स्पीकर क्या है, ऑडियो आउटपुट के लिए यूज होता है। सर क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट सर। व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम्स? ऑपरेटिंग सिस्टम पता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के इंटरनल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और यूजर्स को इंटरफेस प्रोवाइड करता है। सर आएगा एग्जाम में 100% लिख के दे रहा हूं, हाँ बिल्कुल आएगा। सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रॉपर्ली इंटरेक्ट करना पड़ता है और ये हार्डवेयर रिसोर्सेज को सही यूज करने के लिए एक आइडेंटिफिकेशन देता है। सर पहला पॉइंट बताइए इसमें, प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर को मैनेजमेंट ओएस का एक इंपॉर्टेंट काम होता है। देखो, प्रोसेसर्स को क्रिएट करना, डिलीट करना, सस्पेंड और रिज्यूम करना, प्रोसेसिंग को शेड्यूलिंग करना, ये सब का ध्यान रखता है प्रोसेसर मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट को रूप में ऑपरेटिंग सिस्टम्स को मेमोरी के एलोकेशन और डी एलोकेशन का काम करता है ये। तीसरा सा शेड्यूलिंग, ओएस जब प्रायोरिटी सेट करता है तो डिसाइड करता है कि किस ऑर्डर में प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, तो ये काम करता है। इनपुट और आउटपुट मैनेजमेंट के लिए ये काम होता है और फाइल मैनेजमेंट के लिए ये काम होता है। पहले चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। जो मैंने अभी ये लेक्चर्स प्रोवाइड किया, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इससे बाहर अगर आता है तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। थैंक यू सो मच। हम बोल रहे हैं इससे बाहर नहीं आएगा, बहुत आसान है, आसानी से क्या कर सकते हैं हम, 10 मार्क्स उठा सकते हैं। अरे नहीं, इससे बाहर